अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा नाम आमिर नक्शबंदी है। मैंने बीई केमिकल किया, केमिकल इंजीनियरिंग जेएनईसी से 1998 में, और उसके बाद एमएमएस मुंबई से किया मास्टर्स डिग्री। और अराउंड 2000 से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। यहाँ पर मैं डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ाया हूँ, जैसा कि एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी है, इक्फा यूनिवर्सिटी है, बामू यूनिवर्सिटी है, एमजीएम कॉलेज है, विवेकानंद कॉलेज है, आज़ाद कॉलेज का मिलेनियम डिपार्टमेंट है, चाटे है। यहाँ पर मैं एमबीए में क्लासेस लेता था। उसके अलावा मैं सेमिनार्स भी लिया काफ़ी। आईबीएस बिजनेस स्कूल का सेमिनार लिए थे हमने तापड़िया रंग मंदिर में। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। अब ये जो एब्रो एकेडमी है, ये 2000 में हमने स्टार्ट किए। अराउंड 23 इयर्स हो गए, मोर देन 23 इयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है एब्रो एकेडमी का। इसके अंदर एब्रो एकेडमी में हमारे पास 5th से लेके 12th तक के क्लासेस होते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, जिसमें काफ़ी इंजीनियरिंग में, एमबीबीएस में, डेंटल में, फिज़ियोथेरेपी, टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन, फार्मेसी, इसमें काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स गए हैं। मैं ये कहूँगा कि ये वाहिद ऐसा इंस्टीट्यूट है एब्रो एकेडमी, जिसमें हम बच्चों को सिर्फ टीचिंग ही नहीं देते, बल्कि टीचिंग के अलावा उनको तरबियत भी देते हैं, जो आज बच्चों में काफ़ी कम मिल रही है। यही रीज़न है कि आप देखेंगे कि आजकल हमारे पास वेस्टर्न कल्चर आ गया है, जिसमें आपके पास ओल्ड एज होम्स हैं, जिसमें आप लोग पेरेंट्स को बर्डन समझते हैं, माँ बाप को हमारा दुश्मन समझते हैं, और दोस्तों को आप अपना दोस्त समझते हैं, और ये समझते हैं कि वो दे आर रियल गार्डियन। मगर ये बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। तो इसलिए हम यहाँ पे सिखाते हैं कि पेरेंट्स की आप कैसी रिस्पेक्ट करें, उनकी कैसी इज्जत करें। आप पेरेंट्स को आप अपना दोस्त समझें, और टीचर्स को भी अपना दोस्त समझें, ताकि आप टीचर से आप बात करें आपके फीलिंग्स के बारे में, आपके डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, और उसके बारे में आप उसको सॉल्व करें। यहाँ पर हम एब्रो एकेडमी में बच्चों को हर चीज़ की तरबियत देते हैं, जैसा कि आपके मज़हब के ताल्लुक़ से कि आप नमाज़ पढ़ना चाहिए, रोज़े के ताल्लुक़ से, और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए आजकल जो देखा गया है मोबाइल का एडिक्शन। आज बच्चों को, आप छोटे बच्चे को भी देखिए कि वो सबसे पहले मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, गेम्स खेलना स्टार्ट कर देता है। अब ये क्यों मसला आ रहा है? ये मसला इसके लिए है कि ये पेरेंट्स उसको मोबाइल को एडिक्शन को डेवलप कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप मेरे को कॉल करेंगे तो हार्डली मैं एक आध कॉल आपका उठाऊंगा, इसलिए कि मैं मोबाइल बिल्कुल अपने साथ ही नहीं रखता हूँ। क्यों नहीं रखता हूँ? इसलिए कि मोबाइल का फ़ायदे से ज़्यादा उसका नुकसान है। मगर यहाँ पे जब हम बात करते हैं बच्चों का, बच्चे अगर सता रहे हैं तो मम्मी क्या करते हैं, मोबाइल देते, बेटा ये गेम है, ये यूट्यूब है, फेसबुक है, आप इस पर देख लो, और मैं थोड़ा सा खाना पका लेती हूँ, मैं थोड़ा सा ये कर लें। यहाँ से आप बच्चों को अपने से दूर कर रहे हैं और मोबाइल से करीब कर रहे हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, ये एआई टेक्नोलॉजी हमारे को दिमागी तौर से हैंडीकैप बना रहा है। ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको ये कोई बोलेगा नहीं, इसलिए कि आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे कोई भी एक चीज़ सर्च करिए, जैसा आप कोई सपोज़ आप एक पुराने गाने देखिए, या कोई फूड की रेसिपी देखिए, या किसी के ताल्लुक़ से आप कोई इन्फॉर्मेशन लीजिए। बाद में सर्च करे बाद आप जब भी गूगल ओपन करेंगे, उससे रिलेटेड आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, और उसके डेप्थ में जाएंगे। आपका जो गूगल है वो आपके दिमाग को रीड कर रहा है, और रीड करके वो वही पर्टिकुलर तरीके पे जा रहा है जो आप चाहते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से ये हो रहा है कि आप वो पर्टिकुलर दिमाग की सोचने की सलाहियत आप खो दे रहे हैं। और जब आप दिमाग की सोचने की, समझने की सलाहियत खो देंगे तो आप क्या हो जा रहे हैं, यू आर बिकमिंग मेंटली हैंडीकैप। हम उसको बोलेंगे कि आप हैंडीकैप हो रहे हैं। और जब आप हैंडीकैप हो रहे हैं तो आपका इंटेलिजेंस लेवल कहाँ गया, आपके सोचने समझने की सलाहियत कहाँ गई?
और यही एक बहुत बड़ा मसला है। मगर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, बच्चा गेम खेलेगा तो वो मेंटली फिजिकली फिट रहेगा। अगर आप देख रहे होंगे आजकल ऐड आते हैं गेम्स के कि आप है ना कंडीशंस अप्लाई कि आप सोच समझ के खेलिए। क्यों? इससे कि उनको मालूम है ये गेम्स खेलने से बच्चा जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास हम बच्चों को उस तरह से मोल्ड करते हैं, उस तरह से उसको तरबियत देते हैं ताकि बच्चा खुद कुछ दिनों में, कुछ महीने में वो अपना मोबाइल खो दे और छोड़ दे। अब वो मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। अगर मोबाइल यूज़ नहीं करेगा तो उसकी इंटेलिजेंस वापस आ जाएगी, बच्चा हैंडीकैप नहीं होगा। और यही रीज़न है कि आजकल के बच्चे आप देखेंगे इंटेलिजेंट बहुत कम रहे, उनका परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट हुआ। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन में जब आपने जूम पे और डिफरेंट ऐप्स पे आपने क्लासेस स्टार्ट किए थे, ऑनलाइन क्लासेस, तो ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि बच्चों को आपने हैंडीकैप कर दिया। बच्चों को आपने मोबाइल की तरफ खींच के लेके आगे बांध दिए और इसके वजह से बच्चों का बहुत लॉस हुआ। अब बच्चे जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे मोबाइल पे गेम्स देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। अच्छा, उनको वो चीज़ नहीं देखना चाहिए, वो चीज़ देख रहे हैं। वहाँ पे बड़े पॉलिटिक्स सीख रहे हैं, घर के अंदर वो सीरियल्स और वो जो चीज़ दूसरों के लिए बनाए जाते हैं, बड़ों के लिए बनाए जाते हैं, बच्चे वो कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि अगर आप देखेंगे शाम होने के बाद सारी की सारी हमारी जवान नस्ल जो है रोड पे, किनारों पे, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, ग्राउंड पे खेलने की जगह पे मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। अब इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार हम हैं, इसमें आप हैं और मैं हूँ एज ए टीचर। इसलिए कि हम लोगों की ज़िम्मेदारी ये है कि हमारी कम्युनिटी में से ये चीज़ हटाना है। एक ज़माना था कि लाइट के नीचे ग्राउंड्स पे बच्चे बुक्स लेके बैठते थे, तालीम हासिल करते थे। अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जब हमारा स्टार्ट हुआ मुग़ल एम्पायर, या ये जब हमारी हुकूमत थी इतने सालों से, 1200 साल से जो हमारी हुकूमत थी, कैसा आई? इसलिए कि हमारे पास एजुकेशन था। मेन जो मसला है आज की सोसाइटी का, सोसाइटी के ज़्यादा मसले नहीं हैं। पहला मसला है कि हम तालीम से बहुत दूर हो गए। तालीम से इसलिए दूर हो गए कि हमारे से मोबाइल करीब आ गया। हमारे रिज़ल्ट से दूर हो गए, इसलिए हो गए कि हम हमारी इंटेलिजेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, मेन हमारे को अगर कोई चीज़ पढ़ना है, कोई चीज़ समझना है, तो हमारी इंटेलिजेंस उसमें काम आती है। अगर हमारी इंटेलिजेंस चली गई है तो ये इशू आ रहा है। अभी इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये इशू को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमने बच्चों को मोबाइल से हमने दूर रखे तो बच्चा अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करेगा, वो अपनी कैपेबिलिटी यूज़ करेगा, और जिसके वजह से बच्चा स्मार्ट वर्क करेगा। आज बच्चे स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मैं मिसाल जो दे रहा था आपको लॉकडाउन पीरियड की, तो लॉकडाउन में जो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आए, वो प्रॉब्लम यह है कि बच्चा जो है तालीम से बहुत दूर चला गया। हर बच्चे के 2 साल वेस्ट हो गए, 2 साल के पूरे कंसेप्ट चले गए। और ये रीज़न था कि अभी तक बच्चे सुधरे नहीं। लॉकडाउन ख़त्म होके काफ़ी साल हो गए, मगर आज भी बच्चों के जो कंसेप्ट्स हैं, ये कंसेप्ट्स पे बच्चे अभी भी अटके हुए हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब उसका मेन रीज़न ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर हम बच्चों के बेसिक कंसेप्ट्स सुधारें। अच्छा, मगर सुधारने का उतना टाइम है क्या हमारे पास? आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। आज बच्चे को अगर हम उसको डेवलप नहीं करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से, तो हम कैसा करेंगे? रिजल्ट कैसा आएगा? और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो पूरे फंडामेंटल्स पे बेस्ड है, बेसिक्स पे बेस्ड है। उनके बेस कैसा करेंगे हम क्लियर? और इसलिए हम यहाँ पे एमरो एकेडमी में ये सारे के सारे चीज़ कवर करते हैं ताकि बच्चे को हम एक राउंड अप पर्सनैलिटी दें, ताकि बच्चे को हम सक्सेसफुल बनाएं, सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए भी। वो अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें। अच्छा, हर मज़हब में पेरेंट्स की इज़्ज़त लाजमी है, टीचर की इज़्ज़त लाजमी है, मगर हमारे पास इज़्ज़त नहीं हो रही है। आज बच्चे किस लहजे में बात करते हैं? अब आप कुरान में देखिए, कितने जगह है कि माँ बाप की आप इज़्ज़त करें, माँ बाप को उफ भी नहीं बोलना है। मगर हमारे कितने बच्चे हैं कि हमारे पेरेंट्स की बात सुनते हैं? और क्यों नहीं सुनते हैं? इसलिए कि वो समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, हम एडवांस हो गए। हम इसको किस तरह से इसको हम चेंज करें और किस तरह से बच्चों की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव चीज़ में लेके आए। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि पेरेंट्स को जो है उनको ये लगता है कि बच्चे को कोचिंग क्लास में डाल दिए, ट्यूशन में डाल दिए,
तो ये जिम्मेदारी अब टीचर की है कि वो बच्चे को कैसा ट्रेन करे। वो अपनी जिम्मेदारी देखते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि कोचिंग क्लास की फ़ीस भर दे टाइम टू टाइम और बच्चे को बुक्स दिला दे टाइम टू टाइम और उनके पूरे टॉपिक्स कवर कर दें। मगर ये उनका काम नहीं है। उनका काम इससे और भी ज़्यादा है, इसलिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या हम जब भी मदद कर सकते हैं जब पेरेंट्स और हमारा एक कंप्लीट नेटवर्क हो, एक टाइप हो। और यहाँ पर हम इसलिए क्या करते हैं, एवरी मंथ हमारे पास मीटिंग होती है जिसमें हम टीचर्स, पेरेंट्स और उनके लड़के, उनके जो बच्चे हैं उनके साथ में हमारी मीटिंग होती है। यहाँ पे हम पूरे वो टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं जो महीने में बच्चे ने क्या किया, बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, बच्चा किधर जा रहा है। यहाँ पे हम ये नहीं बोलते कि हमारी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन मीटिंग है, कॉल करके हम पेरेंट्स को बता दिए कि भाई बच्चा ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस तरह से नहीं। हम ये बताएंगे और हम सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताते बल्कि उसका सोल्यूशन भी बताते हैं कि हम बच्चे को किस तरह से उसको डेवलप करें, बच्चे की पॉजिटिविटी कैसा लेके आए, इससे कि बच्चे निगेटिव होते जा रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ही होते हैं वो बोलते हैं कि सर आप बच्चों को डांटो, पीटो, मारो। कुछ तो यहाँ तक के बोलते हैं कि बच्चे की चमड़ी आपकी, बच्चा हमारा। देखिए वो टाइम चला गया, आपका ज़माना, आपका टाइम अलग है। आपको बच्चे को समझा के चलाना है, आपको बच्चे को बताना है। अगर आप बच्चे को सही बताएंगे रास्ता तो बच्चे को खुद अल्लाह ताला ने इतनी समझ दिया कि उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको उसको वो नहीं करना है, ज़बरदस्ती ढकलना नहीं है, बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करना है। और हमारी ऑल द टाइम ये मेहनत रहती है कि बच्चे में इंटरेस्ट आए, और जब बच्चे में इंटरेस्ट आएगा तो बच्चा परफॉर्म करेगा, और जब बच्चा परफॉर्म करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का रिजल्ट आएगा। एक चीज़ है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता हूँ, यहाँ पे फिर मैं वो बताऊँगा। देखिए एक उम्र रहती है कि बच्चा अपनी मेमोरी यूज़ करता है। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा ए फॉर, तो आप सब बोलेंगे एप्पल। ये आपके जहन में बैठ गया है इसलिए कि आपको बचपन में वो रटाया गया। मगर जैसा बच्चा बड़ा होता है और बच्चा जब एडोलेसेंस में आता है, 5th के आगे जब हम बोलेंगे कि बच्चा अब एडोलेसेंस में आ गया, स्पेशली 11th और 12th में और 10th में, तो बच्चे का मेमोरी पावर कम हो जाता है। उसकी लॉजिकल थिंकिंग, उसकी रैशनल थिंकिंग और उसकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। हम ये चीज़ पे मेहनत करते हैं। हम बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि आप याद कर लो। अब ये हो गया है आजकल कि बहुत मुझे समझ में नहीं आता है कि टीचर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब जैसा पीरियोडिक टेबल है, अब पीरियोडिक टेबल को वो बोलते हैं कि भाई ये गाना याद कर लीजिए, आपका पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। आप ये याद कर लीजिए, आपका ये पर्टिकुलर फार्मूला याद हो जाएगा। आप फार्मूले को याद क्यों कराना चाह रहे हैं? आप उसको समझिए बच्चे को कि फार्मूले में क्या है, पीरियोडिक टेबल में क्या है, कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके नाम क्यों हैं ऐसे, वो एलिमेंट के सिम्बॉल्स ही ऐसे क्यों हैं। जब बच्चे को आप उसको बेसिक कंसेप्ट बताएंगे तो बच्चा खुद समझ लेगा। एक बार समझ गया तो ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। अब देखिए मोबाइल नंबर, मेरे को एक बात बताइए, आज बच्चे को मोबाइल नंबर बराबर याद है उसको। अगर उसको आप बोलेंगे भाई आपके घर का नंबर क्या है, वो अभी बताएगा। आप किधर रहते वो आपको एड्रेस बराबर बताएगा। क्यों? वो समझा ना, वो याद नहीं करा कि गली नंबर ये है, प्लॉट नंबर ये है, इसके सामने उसके सामने है, मेरे को ऐसा जाना है। हमको बच्चे को उसकी जहन, उसका इंटेलिजेंस, उसका रैशनल पावर, उसका हमको यूज़ करना है। क्रिएटिव, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी, एप्लीकेशन बेस्ड हमारी पढ़ाई है। बच्चे को हम बता दें कि हम कहाँ यूज़ करते हैं। अब जैसे एक मिसाल के तौर पे आपके हर घर में मम्मी जो है, मैं ये कहूँगा मम्मी जो है वो केमिकल इंजीनियर है। मम्मी कई ऐसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं जो मम्मी को पता नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है, मगर वो रिएक्शंस बराबर करते हैं और आपको रिजल्ट आता है। अब जैसे एक मिसाल के तौर पे दही बनाना है, आप दही बनेंगे, दही का जमन ला के दही खट्टा हो जाएगा। मम्मी दही बनाते हैं, दही खट्टा नहीं होता है। किस तरह से कर रहे हैं मम्मी, उसका टेम्परेचर कैसा मेंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम उसको साइंस से जोड़ते हैं तो बच्चे को ये दिमाग में जब बैठ जाता है कि अरे ये कंसेप्ट ऐसा नहीं, ऐसा कंसेप्ट है, और इस तरह से अगर हम उसको करेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा। अब कुकर है, अब कुकर में आप खाना पकाते हैं। अब कई बार आप देखे हैं कि कुकर का गवर्नमेंट भी एडवर्टाइज करते हैं, भाई कुकर में पकाइए, आपकी 20% फ्यूल, एनर्जी, पैसा आप सेव करेंगे। क्यों? अगर हम उसको साइंस से रिलेट करेंगे कि भाई अगर हम कुकर में पका रहे हैं और एक ओपन भगोने में, बाउल में पका रहे हैं, दोनों में रीज़न क्या है। हम एटमॉस्फेयर को अगर यूज़ कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर को हम कट कर रहे हैं ढक्कन लगा के, और अंडर वैक्यूम अगर हम बनाते हैं तो वैक्यूम में हमारा क्या होगा। देखिए बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो माँ को भी नहीं मालूम है, मगर जब बच्चे को हम बताएंगे तो बच्चा जाके मम्मी को बोलता है मम्मी आप ऐसे नहीं, ऐसा करिए। मम्मी अब जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, अब कई लोगों को ये लगता है कि भाई गाड़ी जो है 45 to 50, 60 के किलोमीटर से अगर आप चलाएंगे तो आपका एवरेज बहुत अच्छा मिलेगा।
मगर ये एवरेज क्यों इतना अच्छा मिलता है? अब ज़्यादा स्पीड में क्यों नहीं मिलता है, कम स्पीड में क्यों मिलता है? फिर हमारा कंसेप्ट आता है फिजिक्स का, फ्रिक्शन है। हम फ्रिक्शन के बारे में हम जब बताते हैं, एयर रेजिस्टेंस है उसके बारे में बताते हैं, तो इसमें वो पता चलता है भाई अपना परफॉर्मेंस कैसा बढ़ेगा। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट्स है जिसको हम प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करते हैं इस तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके, तो बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होता है, बच्चों को खुशी होती है कि वो ट्यूशन आए, ट्यूशन आके पढ़े। बच्चों को बोझ नहीं दिखना चाहिए कि अरे बाप रे ट्यूशन जाना है, आज नहीं मम्मी कल जाते, तबीयत खराब है, सर दुख रहा है, नींद आ रही है। उल्टा बच्चा बोलना चाहिए नहीं मम्मी आज जाना है। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो संडे के दिन भी छुट्टी मत दो बोलते। वो बोलते हैं कि सर आप संडे के दिन भी रखिए क्लास, इससे कि हमको घर में बोर हो रहा है, आपके ट्यूशन में बोर नहीं होता, हम यहाँ पे सीखते हैं। और हम हर दिन ये चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास से कुछ सीख के जाए। और क्या सीख के जाए? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनकी पढ़ाई के ताल्लुक से। और जब बच्चा सीखता है तो बच्चे का रिजल्ट कैसा नहीं आएगा। अब कई लोग पूछते हैं कि वाई एमरो, एमरो ही क्यों, दूसरे इतने सारे हैं क्लासेस, हम वहाँ पे जाते हैं। तो हमारे पास ये जो कंसेप्ट वाइज टीचिंग है ये कहीं और नहीं होता है, और इसलिए हमारी एक ही ऐसी वाहिद कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं ये कहूँगा, जो 100% गारंटी ले रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 100% गारंटी। जब हम बात करते हैं गारंटी की तो लोग पूछते भाई गारंटी अगर नहीं होगी पूरी तो क्या होगा? तो दूसरे बोलते नहीं गारंटी है, हम पक्का देंगे रिजल्ट। हम यहाँ पे पक्का नहीं बोलते, हम ये बोलते गारंटी अगर नहीं होगी तो नेक्स्ट ईयर हम फ्री पढ़ाएंगे, हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। ये है एमरो की गारंटी। और ये एमरो की गारंटी किस तरह से आ रही है? ये हम गारंटी नहीं ले रहे, वो बच्चा खुद गारंटी ले रहा है, इसलिए कि बच्चा खुद पढ़ता है। हम बच्चे को तो खाली गाइड करते हैं। हमारा काम ये है कि बच्चे को रास्ता बताएं, बच्चे को ये बताएं कि देखो यहाँ पे गड़ा है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे कांटे हैं, यहाँ पे आप गिर सकते हैं, यहाँ पे संभलना है। एक बार आप बच्चे को बता दीजिए तो वो ट्रेन का इंजन बन जाएगा, ट्रेन बराबर ट्रैक पे चलेगी। आप बच्चे को बाद में कुछ भी बताइए, बाजू हरियाली, कि देखो अपन इधर जाएंगे, होटल में जाएंगे, पिकनिक करेंगे, बच्चा इससे दूर रहेगा। और ये चीज़ है जो हम कर रहे हैं। और ये हम गारंटी किसकी ले रहे हैं? हम गारंटी 10th की बात नहीं कर रहे हैं, हम गारंटी की बात कर रहे हैं नीट क्वालिफाई करने की। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, नीट क्वालिफाई कोई गारंटी नहीं लेता है। अब नीट जो क्वालिफाई होते हैं, हर साल लाखों बच्चे जा रहे हैं, 20-22 लाख लोग अप्लाई करते हैं, और 20-22 लाख में से 11 लाख 50% लोग क्वालिफाई होते हैं स्टूडेंट्स। मैं वो क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको यूनानी है, होम्योपैथिक है, और दूसरे जो है कोर्सेज, MBBS की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मगर जब आप नीट क्वालिफाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप घाटी में भी जा सकेंगे, आप बदनापुर में जा सकेंगे, आप MGM में जा सकेंगे, जहाँ पे हमारे बच्चे गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप डेंटल में जा सकेंगे। देखिए हम रास्ता दिखा रहे हैं, हमको पता है रास्ता कैसा है। और ये रास्ता कैसा है, ये कैसा पता चला? इसलिए कि हमारे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, एक 20-23 साल का जो एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कैसा करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने से पहले हमारा एक्सपीरियंस है उसमें, इसलिए कि हम कैट के क्लासेस लेते थे, MBA के। वो कैट के पेपर्स में भी निगेटिव मार्किंग होती है, हम उसके निगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस कराते थे। तो हमको मालूम है बच्चे को कैसा करना है, यहाँ पे पेपर कैसा अटेम्प्ट करना है, कम से कम टाइम में कैसा। अब कई बार ये होता है कि बच्चे को ही सिखाया जाता है कि भाई देखो ये क्वेश्चन है, ये उसके 4 ऑप्शंस हैं, आप ये 4 ऑप्शंस डाल के पुट अप करो, देखो कौन सा बेस्ट आंसर है, वो आपका सोल्यूशन है। मेरे को एक बात बोलिए कि आप अगर एक क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व करेंगे तो आप क्या आप नीट क्वालिफाई कर सकेंगे? क्या आप JEE CET क्वालिफाई कर सकेंगे? नहीं, इम्पॉसिबल। आपके पास उतना टाइम मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको अगर टाइम मैनेज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करना है। एक चीज़ मैं बताता हूँ और गौर से सुनिए, हर क्वेश्चन में हिंट होती है, हर क्वेश्चन में छुपा हुआ आंसर होता है, आपको वो ढूंढने आना चाहिए। हम वो बच्चे की नज़र बनाते हैं, वो बच्चे का विजन बनाते हैं, वो बच्चे को दिखता है आंसर, ये क्वेश्चन में ये आंसर है, और बच्चा उसको टिक करेगा। और ये कब आएगा? एक्सपीरियंस से आएगा। ये कब आएगा? प्रोफेशनल टीचिंग से आएगा। हम प्रोफेशनल हैं, हम बच्चे को वो पूरा घस के, आप हमारे पास कोयला ला के दिए, हम कोयले को घस के हीरा बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। ये मैं आपको गुरूर की या ईगो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी सलाहियत की बात कर रहा हूँ। हमने वो सलाहियत सीखे हैं, हमने मेहनत करके सीखे हैं।
और हमने किसी से वो नहीं ली। और यही रीज़न है हम फैकल्टीज़ को कभी सामने पुश नहीं करते। हम ये नहीं बताते हमारे पास फैकल्टी डबल MSc है या डबल PhD है, इतने साल का एक्सपीरियंस। हम यहाँ पे एमरो को पुश करते हैं, एमरो एकेडमी की बात करते हैं। इससे कि ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे हम टीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे करियर की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे 100% गारंटी की बात कर रहे हैं। और ये गारंटी की जब आ रही है बात, तो कैसे नहीं आएगा रिजल्ट। हम यहाँ पे फैकल्टीज़, और यही रीज़न है कि आज अगर आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको दिखेगा इतने फैकल्टीज़ हैं, एक एक स्टूडेंट के लिए 3-3, 4-4 फैकल्टीज़ हैं। मेरे को आप बोलिए, बच्चे को एग्ज़ाम देना है कि फैकल्टी को एग्ज़ाम देना है? बच्चे को देना है। फैकल्टी कितना भी अच्छा पढ़े, अगर वो फैकल्टी वो कंसेप्ट बच्चे के दिमाग में नहीं डाल सका और उसके वजह से बच्चे का रिजल्ट नहीं आ सका, तो ऐसा क्लासेस हमारे क्या काम के। हम वहाँ पे कर रहे हैं, हम फ्री नहीं जा रहे, कोई सोशल वर्क नहीं कर रहा है आज। मगर प्रोफेशनलिज्म यही डिफरेंट है। प्रोफेशनलिज्म में आपको प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाएगा, आपको ये सिखाया जाएगा कि हम कैसा उसको कन्वर्ट करें हमारे मार्क्स में, हमारे स्कोर में। और इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे को डेवलप करते हैं। मगर जब फिर ये क्वेश्चन आएगा कि अगर आप गारंटी ले रहे हैं तो हम बच्चे को 12th में डालते हैं आपके पास और आप 1 साल में पुटअप करिए, फिर मुश्किल। हम जब गारंटी की बात कर रहे हैं तो आपको बच्चे को कम से कम 10th के बाद हमारे पास भेजना है। 10th का बच्चे का जो लास्ट पेपर रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट डे से हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। हमको कम से कम 2 से ढाई साल, ढाई तो नहीं बोलेंगे, 2.25 साल का हमारे को टाइम लगता है बच्चे को डेवलप करने के लिए। इसलिए कि सबको मालूम है कि बच्चे का 10th कैसा हुआ है, बच्चे के कंसेप्ट्स कैसे हैं। बच्चे को 10th में स्कोर करना अलग बात है, मगर नीट और JEE और CET में स्कोर करना अलग बात है। इसलिए कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स लगते हैं वहाँ पे, और बेसिक फंडामेंटल्स के लिए क्या लगता है? टाइम। तो आप बच्चे को हमारे पास जल्द से जल्द अगर आप डालें तो आपके बच्चे का रिजल्ट आएगा। अगर आप 10th 12th में डालेंगे तो हम बोलेंगे सॉरी, हम बच्चे को पढ़ाएंगे, कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, मगर टाइम ही नहीं रहेगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप पूछते हैं कि भाई क्यों एमरो, ये तो दूसरे भी करते हैं। तो इसके पीछे दूसरा रीज़न ये है कि जब हम नीट और JEE और CET की बात करते हैं तो सिर्फ हम वो ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि बच्चे को बोर्ड्स का भी पढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये होता है कि आपको बोला जाता है कि या तो बोर्ड्स के बारे में आप पढ़ो या तो आप नीट के बारे में पढ़ो। हम यहाँ पे दोनों पढ़ाते हैं। दूसरा वो उनके पास आंसर ये होता है कि अगर आप बोर्ड्स का पढ़ते हैं और नीट का पढ़ते हैं, दोनों का सिलेबस सेम है। यस, एग्री, दोनों का सिलेबस सेम है, मगर दोनों का स्कोरिंग मेथड, दोनों का प्रेजेंटेशन का मेथड, दोनों का राइटिंग स्किल अलग है। जब आप बात करते हैं बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स में एक्सप्लेनेशन है, आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है कि भाई क्वेश्चन क्या है, उसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल है। ये आपको MCQs में नहीं देना है, नीट में, CET में, JEE में। वहाँ पे आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, स्पेसिफिक आपको ऑप्शन मार्क करना। और यही तरीका है जिससे हम बोर्ड्स को सेपरेट कर देते हैं नीट से। और जब हम यहाँ पे दोनों की पढ़ाते हैं, मतलब उसको एक्सप्लेनेशन भी देते हैं और उसको MCQ वाइज भी करते हैं, तो बच्चे दोनों में बेहतरीन रिजल्ट लाता है। और इस तरह से हम टोटली डिफरेंट हैं, और यही हमारा नाम है। हमारा नाम एमरो का मतलब है समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, मतलब अनअकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, ये एमरो है। और यही हमने नाम रखे कि जिसको आप जज ही नहीं कर सकते कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा इंशाल्लाह। और इसके लिए मगर फिर से मैं बताऊंगा कि पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट, ये तीनों का एक सर्कल है जिसको बोलते हैं साइकिल। ये साइकिल में तीनों एक दूसरे के परफेक्ट हैंड इन हैंड एक परफेक्ट साइकिल बनना चाहिए। अगर किसी एक का भी हाथ छूटा, जैसे आप फुगड़ी खेलते हैं और अगर किसी का एक का हाथ छूटा तो आपको मालूम है फुगड़ी खेलते वक्त क्या होता है, वैसी एक्सीडेंट यहाँ पे भी होता है। पेरेंट्स को भी पूरा हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना है, स्टूडेंट्स को कैसा कोऑर्डिनेट करना वो हमारी जिम्मेदारी है। मगर पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर्स, ये जब तीनों एक जगह आएंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। यहाँ पे एक चीज़ होती है जो हमारे पास टोटली डिफरेंट है, वो ये है कि पेरेंट्स मीटिंग जो होती है हमारे पास PMT, तो PMT में, पेरेंट्स मीटिंग में हम मम्मीज़ को बुलाते हैं, हम फादर्स को नहीं बुलाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि फादर्स जो है वो बहुत बिजी होते हैं उनके बिजी शेड्यूल में। उनको रोज़ का कि भाई मेरा क्या शेड्यूल है, क्या करना है, किस में कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे फीस पे करना है, पूरे डिटेल्स फादर्स देखते हैं। मगर मम्मीज़
दिन भर घर में रहते हैं। 99% मम्मीज़ अपने बच्चे पे पूरी नज़र रखते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कितनी देर पढ़ रहा है, बच्चा कितना गेम खेल रहा है, बच्चे के दोस्त कैसे हैं, बच्चे का मूड आ रहा है क्या नहीं, बच्चे का इंटरेस्ट है क्या नहीं। बच्चे को माँ बहुत अच्छी तरह पहचानती है और इसलिए यहाँ पे हम माँ को बुलाते हैं। और जब माँ एंड उनका लड़के के सामने हमारे पास मीटिंग, हमारे पास ये नहीं होता कि क्लोज डोर बच्चे बाहर हैं और पेरेंट्स को हम बोल रहे हैं शिकायत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ओपन मीटिंग, हमारे पास हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, हम कोई चीज़ छुपाते नहीं। जैसे मैं आपसे साफ बात कर रहा हूँ वैसा हम यहाँ पे भी साफ बात कर रहे हैं। हम कोई चीज़ छुपाएंगे नहीं, हर चीज़ ओपन रखेंगे। देखिए ये टॉपिक है, ये बात है, बच्चे को ऐसा नहीं ऐसा करना है। वो बच्चा उसको अच्छा समझे बुरा समझे, माँ बाप उसको अच्छा समझे बुरा समझे, इसलिए कि हम बिलीव करते हैं हलाल में, हराम में बिलीव नहीं करते। हम 1 भी रुपया आपसे लेंगे चार्ज करेंगे तो उसको हम हलाल में चार्ज करेंगे, नहीं तो हम बोलेंगे सॉरी आपके बच्चे में कोई चेंज नहीं आ सकता, प्लीज़ दूसरी तरफ लेके जाइए। मगर ऐसा कभी नहीं होता है, इसलिए कि हम कुम्हार हैं और कुम्हार के पास अगर आपने मिट्टी दिए तो कुम्हार क्या करता है, वो मिट्टी से मटका बनाता है, सुराही बनाता है, मिट्टी से ब्रिक बनाता है, ईंट बनाता है, उसको अलग अलग शेप देता है और इस्तेमाल करता है। तो आपके बच्चे भी जो है वो हुनरमंद है। आप बच्चे को ये मत समझिए कि हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं आता, बच्चा डल है, बेवकूफ़ है, उसको कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। हर बच्चा, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हर किसी को वो दिमाग दिया, वो सलाहियत दिया जो जिससे वो कुछ भी कर सकता है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम उसको मौका नहीं देते, हम बच्चे को अंडरस्टिमेट करते हैं, हम बच्चे को उड़ने से पहले उसके पर काट देते हैं, नहीं ये जमेगा नहीं, ये कर लो। अब आमतौर पर पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका बिजनेस है, नहीं बेटा बिजनेस में आ जाओ, ये तेरी जमने वाली बात नहीं, मेरे को भी नहीं जमा था। भाई आपको नहीं जमा था इसका मतलब बच्चे को जमेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा आपको क्यों नहीं जमा था, इसलिए कि आपको वो टाइप की ग्रूमिंग नहीं मिली, आपको वो टाइप का कल्चर नहीं मिला, वो टाइप के आपको सपोर्ट नहीं मिला। अगर बच्चे को सपोर्ट मिलेगा तो बच्चा नहीं करेगा क्या, 100% करेगा। और मैं यही बता रहा हूँ कि देखिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये चीज़ यहाँ पे पुटअप नहीं करेंगे तो कैसा होगा। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। जब हमारे टाइम पे तो CET नीट ये कुछ भी नहीं था, 12 के बेसिस पे एग्ज़ाम्स होते थे। हमारे वालिद साहब ने हमको बोले कि देखो बेटा अगर आपको घाटी में फ्री सीट में मिलता है या कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट में मिलता है तो आप एडमिशन लेना, अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। मेरा जनरल ग्रुप था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स। मेरे को 12th में बायो ग्रुप में 93.33% आए और MBBS को क्लोज हुआ 93.66 पे। मैं वहाँ पे रोया ऑडिटोरियम में जब पूरे सीट्स जा रहे थे, 93.66 पे क्लोज हो गया। मेरे परसेंटेज कितने का फ़र्क पड़ा, 0.33% की वजह से मैं MBBS नहीं कर सका, जबकि MGM था। मगर हमारे वालिद साहब बोले थे देखो बेटा मैं डोनेशन नहीं भरूंगा, भर सकता हूँ मगर डोनेशन में नहीं करूँगा एडमिशन, आपको जाना है फ्री सीट में जाओ। मैं फ्री सीट में JNEC गया, वहीं से पलटा JNEC गया, इसलिए कि मेरे को केमिकल इंजीनियरिंग करना था। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में केमिकल नहीं था तो इसलिए मेरे को गवर्नमेंट ने JNEC में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल। और ये चीज़, और हमारी फैमिली में, हमारी नक्शबंदी फैमिली में तकरीबन 40 डॉक्टर्स हैं। हमको मालूम है कि MBBS क्या चीज़ है, कैसा करना चाहिए। अगर आप गौर करेंगे कि मेरे को डेंटल मिल रहा था, हमारे फैमिली में हमारे चचा ताया ने बोले कि देखो हमारे पास कोई डेंटिस्ट नहीं है, आप डेंटल ले लो। मुझे लगा नहीं ये ईगो प्रॉब्लम है, मैं करूँगा तो MBBS नहीं तो इंजीनियरिंग करूँगा। मैं इंजीनियरिंग की तरफ गया, जिद पकड़ा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों में वो ईगो आए, वो सलाहियत आए। और हमारे वालिद साहब क्यों मना किए, वो इसलिए मना करे कि उनका ये कहना था कि अगर आप आपकी ज़िंदगी की शुरुआत डोनेशन से और इससे स्टार्ट करेंगे तो फिर आप वो सोसाइटी को दे नहीं सकेंगे जो आज देना चाहिए। आज हमने देखे कोविड में पेशेंट्स को देखे कि किस तरह से वो तकलीफ़ में हॉस्पिटल में आ रहे हैं और हॉस्पिटल्स वाले कैसे चार्ज कर रहे हैं, बिल्स कैसे हो रहे हैं, पेशेंट कैसा दे रहा है तकलीफ से। और क्यों कर रहे हैं वो, इसलिए कि जाहिर बात है उनका उतना बड़ा सेटअप है, उनका उतना रिक्वायरमेंट है। ये अगर आप सही तरीके से अगर हासिल करेंगे तालीम तो आप सही जगह सही लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये हमारी कम्युनिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बहुत सेंसिटिव बात कर रहा हूँ। हो सकता है कई लोग ये बात पे एग्री नहीं करेंगे मगर कई लोग ये बात को एग्री करेंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
अगर आप देखेंगे आज हमारी कितनी पॉपुलेशन, कितनी परसेंट है, लास्ट सेंसेक्स के हिसाब से 15% हमारी पॉपुलेशन है। मेरे को आप बोलिए कि हर सेक्शन में, हर सेक्टर, सोसाइटी के हर पहलू में हमारा 15% है, शेयर है? नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 15% हमारे डॉक्टर्स हैं, 15% हमारे इंजीनियर्स हैं, आर्मी में 15% है, पुलिस में, कलेक्टर में, आईपीएस में, एमपीएससी में, यूपीएससी में नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इसके लिए हमारी कम्युनिटी के मेंबर जिम्मेदार हैं। जो वंस अपॉन ए टाइम रूलिंग क्लास थी, हुकूमत हमारे हाथ से गई। जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज़ों ने किसके हाथ में से हुकूमत लिए थे? मुस्लिम्स के हाथ में से हुकूमत लिए थे। मगर हम जो रूलिंग क्लास थी, जो रूल करते थे, आज हम कौन से लेवल पे हैं? आज हम 3rd लेवल पे आते, सबसे लोवेस्ट लेवल पे आते। आज हमारे कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारे पास से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गई, और वो क्या है? तालीम। आज हम तालीम से दूर हो गए। आज हम इंटेलिजेंट हैं, आज हम क्रिएटिव हैं। हर जगह आप देखिए, जो भी क्रिएटिव बात आती है तो हमारी आती है। मगर हम क्यों दूर हो गए? इसलिए हमारे से तालीम दूर हो गई। अगर हम तालीम को करीब नहीं लेंगे तो याद रखिए हमारी दुनिया भी दूर हो जाएगी। और जब आखिरत की बात आती है उसके लिए भी तालीम लगती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको तालीम हासिल करना है और चीन भी जाना पड़े तो चीन जाओ। आपको जान के हैरत होगी, एक्सपो में, एजुकेशन एक्सपो यहाँ पे हुआ, बासित सर ने बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं आइए आप एक्सपो में, हमारे को आप जैसे प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत है, एक्सपो में आइए, आप स्टार्ट करिए। मगर वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मेरे को बहुत अफसोस हुआ। हमारी पूरी कम्युनिटी कहाँ भाग रही थी? खाने पे। हमारी कम्युनिटी कहाँ भाग रही थी? कपड़े खरीदने में। उनको इंटरेस्ट ये नहीं था कि भाई कौन से इंस्टीट्यूट्स है, कौन से यहाँ पे कोर्सेस है, हम यहाँ पे पूछे, बात करें। इतने अच्छे इंस्टीट्यूट आए थे, इतने अच्छे कोर्सेज थे, आपके MBA के बेहतरीन कॉलेज था, अलग अलग स्कूल्स थे, उनके रिप्रेजेंटेशन थे, मगर आए नहीं आए। हम इंटरेस्ट कैसे लिए? हम इंटरेस्ट लिए स्कीम क्या है, हमारे को क्या मिलने वाला है, आप इस ये करें तो आपको इतना फ़ायदा है, इसमें इतना डिस्काउंट है, आपको स्कीम्स में इंटरेस्ट था। मतलब हम सेल्स में इंटरेस्ट करें, हम नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट और तकलीफदेह बात ये थी कि जो प्रॉब्लम हमारे सेक्शन में हुआ उससे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम किताबों के सेक्शन में हुई। इतने अच्छे उर्दू के किताब थे। मैं जब गया वहाँ पे किताब लेने के लिए उर्दू के, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने परचेज़ किए किताब, तो जब मैंने बात किया 2-3 लोगों से सर्वे किया, तो उन लोगों ने तो बोल रहे थे कि सर हम नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, ये एजुकेशन एक्सपो ही नहीं दिख रहा, लोग आ रहे नहीं, देख रहे नहीं, पूछ रहे नहीं। मेरे को एक बात बोलिए कि अगर हम अपने हाथ से उर्दू को पीछे कर दिए, उर्दू क्या है? तालीम है ना। अगर हम उसमें नहीं जा रहे, हमारा पता नहीं कि दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, हमको ये भी पता नहीं कि क्यों आए हम। अगर आप जैसा पूछते कि क्यों आए ब्रो, अगर मैं आपसे पूछूं भाई आप दुनिया में क्यों आए, बोलिए कुछ करना है ना, हर किसी को जाना है। जाने से पहले कुछ करके जाइए ताकि आपको लोग याद रखें, आप हिस्ट्री में एक पार्ट बन जाए और आप उनके लोगों के जहनों में जिंदा रहें कि आपने क्या करके गए। अगर हम करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ हमारा देखते मेरा क्या है, और मेरा नहीं, हम हमारे पेट का देखते, हमारे जिस्म का देखते, मेरे जिस्म पे कौन से कपड़े, किसमें क्या स्कीम दिख रही, किसको हम कैसा करें। और देखिए ये बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी कौम जो है वो मेन ट्रैक छोड़ के, हाईवे छोड़ के, हम एक छोटी सी गली में, और ऐसी गली में आए जो गली डेड एंड है, आखिरी में वो गली का रास्ता नहीं जाता, हम वहाँ पे आके अटक जाने वाले हैं। अगर आज भी हम ये रास्ता छोड़ के वापिस एक्सप्रेस हाईवे पे नहीं आए, जैसा समृद्धि हाईवे है पे आप आइए और देखिए कितने कम ड्यूरेशन पे आप अपनी मंजिल पे पहुँचते हैं। मगर हमारे को वो हाईवे नहीं पकड़ना है, हमको गली पसंद आ रही है, इससे कि हमारे को वहाँ पे अच्छे नज़ारे दिख रहे, हमारे को वहाँ पे अच्छा एंजॉयमेंट दिख रहा, वहाँ पे हमारे को वो दिख रहा, हाँ क्या अच्छा मज़ा आ रहा, पेट दिख रहा हमारा। मगर देखिए हमको इसको छोड़ना पड़ेगा। हम जो है, हमको अल्लाह ताला ने इसलिए दुनिया में नहीं भेजे, हमारे को कुछ काम करने भेजे, कुछ इंसानियत के लिए। आज ये जितना डेवलपमेंट, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री पढ़ते, केमिस्ट्री कहाँ से है पता है आपको? अरबों से, कीमिया, और अरबों को एक जुनून था, वो देखिए वो भी हमारे को पता चलता है। क्या जुनून था पता है आपको? सोना बनाने का। वो ये सोचते थे कि शायद हमारे को कोई ऐसी चीज़ मिल जाए
जिसको हम किसको भी टच करें तो वो सोना बन जाए, जिसको हम पारस बोलते हैं हिंदी में, मराठी में। कि पारस एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको आपके स्टोरीज में भी पढ़े होंगे कि वो राजा पारस बन गया था, किसको भी टच करता तो सोने की बन जाती थी। तो ये अरबों ने केमिस्ट्री इन्वेंट कर दी कीमिया से, और कीमिया से आज हम केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। मगर मेरे को बड़ा अफसोस होता, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स पढ़ते वक्त हम लोगों के नाम नहीं आते वहाँ पे। इसी क्या वो खाली हमने कीमिया नाम दे दिए और वहाँ पे हम छोड़ दिए। हम लोग दुनिया में लग गए, हमको डेवलपमेंट में लगना है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी यूनिवर्स कायनात हमारे लिए बनाया, मगर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे। क्या फ़ायदा उठा रहे? कुछ फ़ायदा नहीं उठा रहे। आपको शायद पता होगा आइंस्टाइन, जो दुनिया का वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट, उससे इंटेलिजेंट कोई नहीं है, ये हमारा साइंस बोलता है। आइंस्टाइन ने अपना दिमाग कितना यूज़ किया पता है आपको? 3.5%, 4%, 3.5% to 4%, मतलब 96% कैसा गया दिमाग उसका? जैसा आया वैसे चले गया। आप सोचिए, आइंस्टाइन जो इतना बड़ा साइंटिस्ट है और इतना कम दिमाग इस्तेमाल किया, हम कितना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे तो शक होता कि हम 0.000001%, 2% भी यूज़ नहीं करते। और इसकी जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसलिए कि हमको अभी तक समझ में नहीं आया हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है, हमारी मंजिल कौन सी है, हमारा रास्ता कौन सा है। एजुकेशन एक्सपो में जब कुछ पेरेंट्स मेरे से बात किए, एक पेरेंट्स तो मेरे से झगड़ा किए। उन्होंने बोले कि सर आप खाली इंजीनियरिंग, मेडिसिन, खाली इसकी बात करते हैं, दूसरे और कोर्सेज नहीं है, लॉ है, आप लॉ की क्यों नहीं बात करते? जजेस का इतना रिक्वायरमेंट है, कॉमर्स है, कॉमर्स की क्यों नहीं बात करते? तो देखिए क्यों नहीं करते हम बात? इसलिए कि यही 2 कोर्स हमको दिखते हैं, मगर ये 2 कोर्स में भी हम नहीं जाते। अफसोस की बात है। और जब तक हम हमारे कोर्सेस, हमारी मंजिल हमारे को नहीं दिखेगी तो हम क्या करेंगे? हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं? मैं ये क्वेश्चन पूरे पेरेंट्स को कर रहा हूँ कि देखिए, आप एक क्वेश्चन आंख बंद करके सोचिए कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, हमारी मंजिल कौन सी है, हम कहाँ जाके लैंड होंगे, हम एंड कहाँ करेंगे। अगर हमारा एंड क्लियर नहीं है तो क्या हम ये सही रास्ते पे जा रहे हैं? क्या आपको लगता नहीं कि हमको तालीम को वापस तालीम की तरफ आना पड़ेगा? आज इतने बड़े बड़े इमारत, लाल किला, ताजमहल, आपको मालूम है हर इमारत, ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए हैं, हर इमारत के पीछे कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, कितना बड़ा साइंस है। आपको नहीं लगता आज हिंदुस्तान की ये नाक है और किसने बनाया? कुतुब मीनार, कितनी बड़ी साइंस है उसमें, पता है आपको? आज आप बना सकते इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स? अगर आज हमारे पास इतनी पैसा है, ताकत है, टेक्नोलॉजी, क्यों नहीं बनाया? याद रखिए, ये हमारे पास वो टाइम पे हम कितने एडवांस थे, आपको इससे अंदाजा होना चाहिए। हम कितने आगे थे दुनिया में, और आज हम कितने पीछे हैं कि आज हम कुछ भी नहीं बनाते। आज हमारे महल्ले की रोड नहीं बना सकते हम। आप सोचिए, आज हम इतने क्या बोलेंगे, आज हम इतने बेचारे हो गए। आज हम जाके लड़ नहीं सकते, पानी नहीं आया तो बोल नहीं सकते पानी क्यों नहीं आया, इसलिए कि हम इतने पीछे हो गए। हमको हमारी जहनियत बदलना पड़ेगा, हमारा सोचने का, समझने का तरीका बदलना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं बदलेंगे तो अल्लाह ताला बदल देंगे हमारा सोचना, समझने का तरीका। और याद रखिए, मैं आप सबको एक बहुत लास्ट वर्ड बोल के ख़त्म कर रहा हूँ कि जो कौम अपने आप को नहीं बदलती, अल्लाह उसको बदल देता। ये मत समझिए अल्लाह को हमारी ज़रूरत है, हमको अल्लाह की ज़रूरत है। याद रखिए, हमको रस्सी पकड़ने की ज़रूरत है। अगर आज हम में ये चीज़ नहीं आया तो अल्लाह ताला हमको बदल देंगे, कोई दूसरी कौम को खड़े कर देंगे। और आप देखिए अपने अतराफ़ में क्या हो रहा है। अगर हम आज भी नहीं उठे नींद में से, आज भी हम सो रहे हैं, सुबह में हम कितने बजे उठते हैं? फजर की नमाज़ कितने लोग पढ़ते हैं? कितने हमारे सफ़ बनती है मस्जिद में? कितने लोग घर में जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, कितने लोग पढ़ते हैं नमाज? फजर में कितने लोगों का चिराग खुलता है? आज हमारे घर में बाज़ार की रौनक हो रही है, जो हुजूर को नापसंद थी, अल्लाह को नापसंद है बाज़ारों की रौनक। अगर आज हम बाज़ारों की तरफ घूम रहे हैं, स्कूल, ट्यूशन, आपको पता है हमारा ट्यूशन कितने बजे स्टार्ट होता है? सुबह में 6:30 बजे। सुबह में 5, 5:30 बजे मैं उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, खाना खाता हूँ, नाश्ता होता मेरा, नमाज पढ़ के नहा के मेरे ट्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। कितने लोग ये फॉलो करते हैं डिसिप्लिन? आदमी को डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत है नहीं है, मगर मैं क्यों करता हूँ? इसलिए कि बच्चे मेरे को देख के सीखते हैं।
वो बच्चे बोलते सर आप तो ये नहीं करते और हमको बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ अपने में लाइए। और मैं चाहता हूँ, मैं भी पैरेंट हूँ, मैं भी बाप हूँ, और मैं चाहता हूँ हर माँ और बाप में ये चीज़ आना चाहिए। पहले आप अपने आप को बदलिए तो औलाद आपको देख के बदलेगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको चेंज चाहिए, और मैं चाह रहा हूँ कि हम एक स्टेप स्टार्ट करें जिसमें चेंज हो। और इंशाल्लाह ताला अब हर 2 या 3 दिन में मैं कुछ वीडियोस इनकरेजिंग मोटिवेटिंग वीडियोस में लॉन्च करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको फॉलो करें, जिसमें एम्ब्रो एकेडमी के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपके स्नैपचैट, हालांकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मगर आज के लोगों के लिए, जैसे कि मेरे को ये एजुकेशन एक्सपो में लोगों ने बताया पेरेंट्स कि सर आप इस पर क्यों नहीं वो करते चैनल, तो हम ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, आप उस पर देखिए, और जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को इससे मतलब है कि अगर एक भी इंसान अगर ये वीडियोस देख के अगर वो नींद में से उठता है, एक भी शख्स अगर उठता है, तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कम्युनिटी उठ जाएगी। और इंशाल्लाह जिस दिन हमारी कम्युनिटी जागेगी तो पूरी दुनिया सोएंगी, हम जागेंगे, और इंशाल्लाह फिर से हम लीड करेंगे दुनिया को, फिर से हम ये रेस जीतेंगे और हम बताएंगे कि हम कौन हैं। देखिए हमारा एड्रेस जो है ये रेलवे स्टेशन पे आरटीओ ऑफिस है। आरटीओ ऑफिस के एग्जैक्टली सामने आपको एक रोड जाते हुए दिखेगी, वो कॉलोनी में मगरिबी कंपाउंड नाम है उसका, उसमें एक मस्जिद है मगरिबी मस्जिद, उसके सामने हमारे क्लासेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लासेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़े बड़े रूम्स है, हॉल्स है, नमाज का लेडीज़ के लिए एक अलग रूम है जिसमें उनकी नमाज होती है, सामने मस्जिद है, मस्जिद में पूरे बॉयज़ और हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। एड्रेस है प्लॉट नंबर 27 अपोजिट मगरिबी मस्जिद, अपोजिट आरटीओ ऑफिस, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद। तो आरटीओ ऑफिस के एग्जैक्टली सामने, वहाँ पे पानी के टैंकर्स भी भरते हैं। तो अगर आप वहाँ पे आरटीओ ऑफिस के 2 नंबर की गेट जो है, 2 गेट है आरटीओ ऑफिस के, दोनों बंद रहते हैं हमेशा, मगर वो गेट के सामने अगर आप खड़े रहें तो आपको दिखेगा एक गैरेज है और पानी के टैंकर से वो भरते हैं। वहाँ पे किसी से भी पूछे आप मगरिबी मस्जिद, तो वो आपको लोकेशन बता देंगे। तो आप कभी भी आ सकते हैं, मगर फ़ोन करके आए तो बहुत अच्छा है। और हमारे नंबर नोट कर लीजिए 9890052876। फिर से मैं रिपीट करूँगा 9890052876। अल्लाह हाफिज़।